इसमें जो कुछ प्रोविजन थे वो सारे पलट दिए। मतलब अंग्रेजों से भी बुरा कानून ये देश में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और इसके बारे में अगर सब लोग शांत रहेंगे, सब लोग इसमें अगर कुछ नहीं बोलेंगे, देखो एक तरफ बोले तो बाकी सारे मुद्दे अपने जगह पर रह जाएंगे, वो मुद्दे फ्रंट पे नहीं आएंगे। नहीं बोले तो इन्होंने इस तरीके से आपका मतलब कैंची में फंसा दिया। मुस्लिम हमारे यहाँ का युवा अपने बल पर जीना सीख गया, तुम कब सीखोगे? तुम नहीं सीख सकते, क्योंकि तुम नफरती चिंटू बने हो। वो उत्पादन क्षमता उनकी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और दूसरा एक बोलता हूं, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम बहुत सी वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं जो आपको आमतौर पर दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती, और कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं ताकि आपको बहुत गहराई से उन इश्यूज के बारे में मालूमात हो। आज मंडे है और अविनाश काकड़े जी हमारे साथ हैं। आप नागपुर से हैं और किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और अपनी बात बेबाक अंदाज में रखते हैं। आज उन इश्यूज पर हम बात करेंगे। एक तो ये कि हमारे केंद्रीय सरकार में जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने 2 दिन पहले गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस हुई मीडिएशन के सिलसिले में। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और प्रेसिडेंट का भी वहां पर भाषण था, और काफी इंपॉर्टेंट लोग वहां पर इकट्ठे थे। उन्होंने एक बात कही जो बहुत ही गैर मामूली किस्म की है। डेमोक्रेसी में एक लॉ मिनिस्टर ने जो बात कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, यानी जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो, जो कानून पर अमल कराने वाले हैं वो लोग, और अदालतें टीम वर्क के तौर पर काम करें। अब ये टीम वर्क प्रजातंत्र में अब से पहले जो पढ़ाया जाता था, जो हमने भी पढ़ा है, वो ये है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और मीडिया, ये चारों स्तंभ हैं किसी भी डेमोक्रेसी के, और चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे की कहीं कोई गलती, कमी कुछ भी हो उसे यही आपस में एक दूसरे को ठीक करते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं। लेकिन अब मीडिया को तो एक तरफ रख दिया गया, वो तो गोदी मीडिया बना दिया गया। अब ये तीनों टीम वर्क के तौर पर काम करेंगे। क्या होगा, क्या चाहती है सरकार, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पास किया गया है, जिसमें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले शख्स की, चाहे उसका बाद में कन्विक्शन हो या बाइज्जत बरी हो जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के सारी डिटेल, बायोलॉजिकल डिटेल्स वो रखने के लिए कानून बनाया गया है। उसमें बहुत से अपोजिशन लीडर्स ने उसकी मुखालिफत की है। इसके अलावा सीआरपीसी बिल क्यों लाए जा रहे हैं, ये एक अपने आप में सवाल है। नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो, एनसीआरबी, ये भी एक इदारा है। इसके काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये हमारे कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर जो कुछ कह रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो यही कानून मंत्री है जिन्होंने गौ मांस खाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बोला था। ये उसी सरकार के मंत्री है ना? जी जी जी, बिल्कुल वही है। तो गौ रक्षा करते हैं। तो ये क्या है, ये बकवास करते रहते हैं हर वक्त। विवाद खड़े होते रहना और उसके नीचे से मेन इशू जो है उसको खसकाते रहना। बैंकों का ना सार्वत्रिकरण कर देना, सार्वजनिकरण कर देना, सारे प्लान प्रोजेक्ट बेच देना, गवर्नमेंट इदारे बेच देना, ये जो काम करते रहते, और ऊपर से सतही तौर पर ये जो चलते रहता है, हलाला चलते रहता है, हिजाब चलते रहता है, हिंदू मुस्लिम चलती रहती है, कश्मीर फाइल चलती रहती है। आप इसके लिए उपद्रव करते रहो, आप इसके लिए लड़ते रहो आपस में। आप कभी मत पूछना कि कोरोना में मिसमैनेजमेंट का क्या हो गया, जीएसटी का किस तरीके से अभी तक रेगुलाइजेशन नहीं हुआ, सारे स्टेट क्यों चिल्ला रही है, जीएसटी का पैसा उनको वापस नहीं मिलता, उसका क्या है, नोटबंदी में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इससे कितना काला धन वापस आ गया, ये सारा चीज नहीं पूछना है आपको। तो आपको क्या पूछना है, आपको क्या करना है,
तो आपको ये करना है कि वो जो देते हैं वो नैरेटिव सेट करते हैं, अपना उनका एक नैरेटिव है उसको सेट किया जाता है और वो नैरेटिव पे आप डिस्कशन करते रहो, उसके डिस्कशन करते रहो। जो मेन इश्यू हो रहे हैं उसके ऊपर आपका लक्ष्य केंद्रित ना हो, उसके ऊपर डिस्कशन ना हो। मैं 2-3 डिस्कशन में आपको ये बोला जी कि जी जो जी बिल्कुल। मुस्लिम लोग रिएक्ट करते हैं तो ये मेन जो इश्यू है वो रह जाते हैं। अब मुस्लिम रिएक्ट करना बंद कर दिए, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है कैसे चलाते हो चलाओ, देखते हैं हम कैसे होता है। तो इन्होंने अभी ये नए लाए हैं, ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट और इसका एक्ट। भाई पहले ही आपने सांसद, अफसर म्हणजे अफसरशाही, नौकरशाही और न्यायपालिका के ऊपर एक सर्वोच्च आदमी बैठा दिया है। एक जुटलर नाम का सर्वोच्च आदमी उसमें बैठा हुआ है, उसका कमांडर बना हुआ है तड़ीपार शाह। ये दोनों क्रिमिनल है, दोनों क्रिमिनल है। और ये दोनों क्रिमिनल चाहते हैं कि सारा का सारा सिस्टम उनके कंट्रोल में आ जाए, इसलिए इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। ये बाकी किरण रिजिजू वगैरह इस टाइप के जो लोग हैं, ये तो पपेट है। ये जो आदमी बीजेपी के मंत्री रहते हुए बोलता है गौमांस खाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं मेरे स्टेट में गौमांस कमी नहीं होने दूंगा, वो उसके बारे में क्या चर्चा किया जाए। और उसमें जो हाजिर थे, आप बता रहे कि राष्ट्रपति भी हाजिर थे, चीफ जस्टिस भी हाजिर थे। तो चीफ जस्टिस रमन्ना जब से आए हुए हैं तब से इनके गवर्नमेंट को सवाल पूछना शुरू हो गया। इसके पहले 2 साल तो जो था चल रहा था 2-3 चीफ जस्टिस के इसमें, वो तो कोई सवाल नहीं था। नोटबंदी के 15-17 स्टेट के केसेस सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिए और आखिरी के दिन में बोर्ड लग गया सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर डोर के ऊपर कि आज सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पर है। तो मेन इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चले जाता है। राफेल के सौदे के वक्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता नहीं क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं, ऐसा बोलता है। जहां जहां फ्रांस जैसा देश बोलता है कि इसमें करप्शन हुआ है, फ्रांस के सारी वो कंपनियां काउंटर पे आ जाती है। फ्रांस के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ हमने इसमें डील किया था और मोदी जी के कहने पर हमने अनिल अंबानी को ये दिया। जिस अनिल अंबानी को तोप तो छोड़िए, तोप का कवर भी बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, यानी जो राफेल हेलीकॉप्टर वो प्लेन जो दिया, वो प्लेन के पहिए भी बनाने का अनुभव नहीं था, उसको दे दिया काउंटर में करके। और उसके ऊपर सवाल पूछा तो सुप्रीम कोर्ट बोलता नहीं नहीं अभी तो इसका कुछ हुआ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये सारा पहले ही उन्होंने इकट्ठा किए। ये रमन्ना जब से आए हुए तब से सवाल होने लग गए और इनको चुभने लग गई बात। इसलिए ये इस तरीके से उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमको साथ में मिलकर काम करेगा। हमारा देश का संविधान और दुनिया का चार्टर जो बोलता है, यूएन चार्टर, ये बोलता है कि ये तीनों चारों महकमे एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। ये मंत्री बोल कैसे सकता है ऐसे? क्योंकि ये भाजपाई मंत्री है, संघ का ट्रेनी मंत्री है। और संघ का और भाजपाई का ट्रेनी मंत्री जो होता है उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। उनको पता है ये चारों महकमे हमारे पास में हमारे आदरणीय जुटलर साहब ने अपने केंद्र में रखा ही है, उन्होंने उस पर नियंत्रण कर लिया है। वो नियंत्रण कभी कभी ढीला होना शुरू जब हो जाता है तो सवाल आने शुरू होते हैं और ये नहीं चाहिए इनको, इसलिए इन्होंने इस तरीके की हरकत की और इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। वो गुजरात में दिया। गुजरात तो उनकी जो है वो प्रयोगशाला है ना, तो प्रयोगशाला में स्टेटमेंट देके उन्होंने एक प्रयोग नया शुरू किया। देखिए अच्छा एक चीज अभी आ रही है मीडिया में, काफी चर्चा में है, हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है अभी पिछले एक हफ्ते में। जिस तरह से वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर, इन सब के हुक्म को उन्होंने एक तरफ रख दिया और आखिरी जो खबरें थी वो बहुत ही दिलचस्प थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन से कुछ देर पहले वहां जेलों की गाड़ियां ला करके लगा दी गई थी नेशनल असेंबली के सामने कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी की तो इन लोगों को सबको जेल पहुंचाया जाएगा। जहां इतनी मजबूत अदालत हो और उसको और अपने यहाँ की अदालत को आप किस तरह से देखते हैं? देखो कभी कभी यहाँ की अदालतें अच्छा काम कर जाती, कभी कभी वहां की कर जाती। उसका कारण है कि वो बंदूक तो हमारी ही है ना, कहाँ क्या हो रहा है। देखो ये जो नफरती चिंटू है, हमारे देश के जो नफरती चिंटू है, उनको ये समझना चाहिए कि जब भी कोई धार्मिक राज आता है, मैं कल यहाँ देख रहा था, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, यहाँ देख रहा था कि डीजे पे गाने बज रहे थे
कि जय श्री राम, वो ये कराएंगे, गौ रक्षा करेंगे, इसका करेंगे। तो मैं जहाँ गया था वहां मैंने पूछा कि भैया ये गाय गौ पे जो बैठी हुई है रास्ते पर, जो तुम्हारे बाप की फसल चल रही है, उसकी रक्षा कौन करेगा भाई? तुम्हारे बाप की फसल की रक्षा कौन करेगा? और तुम्हारी क्या हो रहा है, देश में पूरा जहरीला वातावरण पैदा किया जा रहा है। धर्म जब भी खतरे में आता है, ये समझ लेना कि कोई तो भी राज्य सत्ता खतरे में आई है। धर्म उसके बिना खतरे में नहीं आता। कुरान शरीफ भी ये बोलता है अपने आयात में कि भैया ये मैंने दी हुई किताब है और इसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी मेरी है, ये अल्लाह कहते हैं। वैसे हिंदुओं का धर्म है, अगर है सनातन धर्म है, तो वो तो आदि से अनंत तक था, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो ये रक्षा करने वाले ठेकेदार है कौन? तो ये पॉलिटिकल लोग हैं जिनको उसका फायदा करना है। धर्म का धंधा करने वाले लोग इस तरीके से व्यवहार करते हैं और ये जहर बोर है। आप ये समझ लो कि ये जहर बोने का काम शुरू कर दिया है और इतना बुरी तरीके से जहर बो रहे हैं कि बच्चे बच्चे के डीएनए में ये जहर पहुंच जाए। मगर इसका परिणति ये होगी कि इसके परिणाम स्वरूप जब भी कुछ हरकत हो जाएगी तो हमारे देश में मारकाट मचेगी। और ये मारकाट में सबसे ज्यादा अगर डैमेज किसी को होगा तो जो ये जहर फैला रहे हैं वो अल्पसंख्यक जो जाति है ब्राह्मण, उनको सबसे ज्यादा डैमेज होने वाला है, सबसे ज्यादा। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि होश की दवा करो। महात्मा गांधी को मारा था तो आपके सारे गांव ब्राह्मण विहीन हो गए, किसी गांव में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहा। अब अगर कुछ होगा तो शहरों में भी आपके जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। और उसके बाद आप कहां जाओगे इसकी तलाश पहले कर लो, क्योंकि भड़का तो आप देते हो मगर जब आग लगती है, चारों तरफ आग लगती है, तो उसके जद में तुम्हारा भी घर आएगा। इसका ध्यान रखने की जरूरत है। ये नहीं रख रहे फिलहाल, इनकी ये नौबत आने वाली है। अच्छा काकड़े जी, अभी हम कानून मंत्री के बारे में बात कर रहे थे, साथ साथ हम वो भी जानना चाहेंगे, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, इस पर काफी अपोजिशन पार्टियों ने उसकी मुखालिफत की, लेकिन वो पास हुआ। और मुखालिफत भी शायद ऐसा लग रहा था कि वो दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए हुई, देश में चर्चा नहीं हुई इस पर बाकायदा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ है? क्या वाकई बहुत खतरनाक है? ये क्या है आपके मालूमात में? देखो ये लागू बिल तो ये पास कर लेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। इनका जो इंटेंशन लग रहा है ये पास कर लेंगे और पास करने के बाद ये बिल सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी वो बिल को। मगर ये पास करने से लेके सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्शन तक का 1 साल 2 साल का जो समय रहेगा, उस समय में आपका और मेरा डीएनए गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका होगा। आपका और मेरा बाल पहुंच चुके होंगे, नाखून पहुंच चुके होंगे, ब्लड पहुंच चुका होगा। आपका और मेरा मूत्र पहुंच चुका होगा, स्टूल पहुंच चुका होगा, वीर्य पहुंच चुका होगा। और इस बिल में इतना हौस-फौस कर दिया है कि मेजरमेंट के शब्द का ही व्याख्या नहीं किया कि किस तरीके से मेजर करेंगे इसको, मेजरमेंट किस तरीके से होगा, इसका यूज कहाँ होगा, किस तरीके से यूज होगा, कितने दिन स्टोर रखा जाएगा, कब इसको नष्ट किया जाएगा, इसका उपयोग कब होगा, किस केस में होगा, किस तरीके के केस में होगा। आपकी हैंड राइटिंग भी लिए जा रही। आप एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, हैंड राइटिंग लेने की क्या जरूरत है भाई आपकी? तो हैंड राइटिंग भी ली जा रही। आप ये समझ लीजिए कि हमारे अगर डीएनए उनके पास में पहुंच गए तो जितने क्राइम होते हैं उसमें डीएनए जांच होती है। कपड़े के ऊपर डीएनए जांच होती है, हथियार के ऊपर डीएनए जांच होती है, ये सारी जांच होती है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको और मेरे को फंसाना बहुत आसान हो जाएगा। इनके लिए ये कुछ नहीं करते। हमारा आर्टिकल 14 ये बोलता है, 14 और 20 भी ये बोलता है कि कोई भी चीज का वायलेशन जो नहीं होना चाहिए, हमारे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। कुछ भी लेते वक्त, सैंपल लेते वक्त उसका टेक्निकल आदमी पास में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर टेक्निकल आदमी के सामने अगर सैंपल नहीं लिया तो वो सैंपल ग्राह्य नहीं माना जाता, मतलब केस में काम में नहीं आएगा। किसी भी केस में ये काम में नहीं आएगा, ये जो सैंपल ले रहे। क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों ने भी 1920 में जो कानून लाया था, उन्होंने भी उसमें तय कर दिया था कि ये कानून के धारा 5 अनुसार सारे तज्ञ लोगों को बुलाकर पीएसआई के सामने ये सैंपल लिए जाएंगे। अब इस सरकार ने बोला कि नहीं, हवलदार भी ले लेगा, टेक्निकल कोई आदमी नहीं होगा। मतलब आप नाखून उखाड़ के भी ले लेंगे, काट के लेने की जरूरत क्या है? हवलदार को क्या है, उसको तो नाखून चाहिए, रक्त भी चाहिए, उसको मांस भी चाहिए, तो वो तो उखाड़ के ले लेगा ना। बाल उखाड़ के ले लेगा,
नाखून उखाड़ के ले लेगा, और ये सारा स्टोर नहीं करने का इनके पास में कोई प्रोसीजर नहीं है। ये बोलते हैं कि ये डेटा स्टेट के लिए रहेगा। अगर स्टेट के लिए डाटा है तो मुझे ये बताइए कि आप उसको नेशनल जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है उसके पास में स्टोर क्यों कर रहे हैं? इसका कोई इनके पास में जवाब नहीं है। अच्छा, दूसरा, कोई क्राइम करने वाला जो होगा उसी का होगा या हर आम आदमी का होगा? ये एक नई बात जो चीज देखो पहले जो होता था जिसको सजा हो जाती थी, 1 साल से ऊपर की सजा होती थी, इसके सारे सैंपल लिए जाते थे। आज ऐसा कुछ नहीं है। हमको अरेस्ट कर लिया और उनको ले गए, जेल में ले गए या पुलिस थाने में ले गए, तो उसका वो सैंपल ले लेंगे। उसको आपको क्रिमिनल घोषित करने की, ये करने की जरूरत नहीं। आपको अरेस्ट कर लिया, इनफ है। और ये सब करने वाले जो रहते हैं, जैसे आपने अंगूठा लिया, भाई अंगूठे के कौन से साइड से लिया, इसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ना। किसी भी चीज का एक स्पेसिफिकेशन होता है, कोई स्पेसिफिकेशन उस कानून में नहीं है। मतलब अच्छा, अंगूठा कैसे लिया, वो तो नहीं, मैं बीच में आपसे रोक के पूछना चाहता हूं। आधार कार्ड जो बने हैं, जो अक्सर लोगों के बन गए हैं, उसमें भी तो वो हाथों के निशान और सारी चीजें ऑलरेडी सरकार के पास हैं। एक आम आदमी का जिसने कोई क्राइम नहीं किया, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसका भी क्या ये सब लिया जाएगा? आधार कार्ड तो खुद अपने आप में बहुत सी डिटेल ऑलरेडी जा चुकी है सरकार के पास। अच्छा, मैं एक बुरी खबर आपको दे देता हूँ कि मेरे ऊपर और आपके ऊपर बलात्कार के भी मुकदमे दर्ज होंगे और आप उसको छूटते रहिए, क्योंकि आपका वीर्य भी लिया जाएगा, आपका खून भी लिया जाएगा। और वो कहीं भी किसी भी केस में अगर कनेक्ट कर दिए तो छूटना तो आपको है। उन्होंने तो डाल दिया आपको, वो जिम्मेदारी आप। क्या है, अंगूठा लेने का भी एक तरीका होता है, उसका तरीका स्पेसिफाइड होना चाहिए ना। कोई स्पेसिफाइड नहीं है। 50 तरीके से अंगूठे लिए जा सकते हैं, इन्होंने किसी तरीके से अंगूठे का स्पेसिफाइड नहीं किया। किसी सैंपल का स्पेसिफिकेशन उस कानून में नहीं है। जैसा चाहिए वैसा वो स्पेसिफिकेशन वो अपना तय करेगा और उसके अनुसार वो लेते रहेगा। और इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो हनन होगा, ये आधार के जजमेंट में उन्होंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उनका जजमेंट है कि ये सारा चीज आप नहीं कर सकते। मगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, यूएन चार्टर का जजमेंट, यूके कोर्ट का जजमेंट, यूएसए कोर्ट का जजमेंट, किसी सुप्रीम कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट का, किसी इसका डायरेक्शन मानने को ये कानून तैयार नहीं है। क्योंकि ये कानून तड़ीपार शाह जी ने इंट्रोड्यूस किया है और ये चाहते हैं इस पे विवाद हो। हम इस पे जो बोल रहे हैं वो चाहते हैं कि इस पे विवाद हो और बाकी के मुद्दे पीछे छूट जाए और उस मुद्दे पर कोई ये नहीं हो काम। इन्होंने उसके फुटप्रिंट भी लेंगे, हैंड प्रिंट भी तो लेंगे, फुटप्रिंट भी लेंगे, पैर को भी प्रिंट रहेंगे इनके पास में। और ये सब जो लेते हैं आड़े तिरछे फुटप्रिंट और पेट प्रिंट, उसके बारे में कुछ नहीं। दूसरा, आंखों की आयरी का स्कैनिंग करेंगे और उसके बारे में टेक्निकल लोग जो उसके जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि 8.54 समय में, ये 8.54% में वो आई का जो रेटिना का वो जो लेते स्कैनिंग लेते हैं, उसमें इतने समय तो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि आंख है कि और क्या है। मतलब विश्वसनीयता कुछ नहीं है, मगर सब लिया जाएगा। और ये सब लेके हम उसको जो स्टोर करेंगे वो इतना अनसेफ स्टोर करेंगे, क्योंकि स्टोर करने का कोई सैंपल नहीं है, उसका कुछ नहीं है। तो ये वेस्ट करने के लिए आप क्यों कर रहे हैं? तो वेस्ट करने के लिए नहीं कर रहे, पर्टिकुलर लोगों का एकदम व्यवस्थित ढंग से स्टोर किया जाएगा, इनको मालूम है कि ये उपद्रवी लोग हैं। उपद्रवी मतलब इनकी गलतियां बताते हैं, उनकी नजर में उपद्रवी, मगर उनकी जो गलतियां गिनाते हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं, इस देश के संविधान के लिए लड़ते हैं, उन सब लोगों के लिए ये पूरा जितने देर में इनकी झंझटें होती रहेगी, उतने देर में सुप्रीम कोर्ट में ये जब कैंसिल होगा, उसके पहले ये सारे सैंपल उनके पास में आ चुके होंगे। एनसीआरबी का जो डाटा है उसके बारे में ये जो कहते हैं कि 80% एनसीआरबी अपना काम ठेके पे देता है। बताओ, और ठेका किसको देंगे? अडानी अंबानी को। और ये अभी जो गैर बायोलॉजिकल जो लेते हैं, जो कुछ सबूत लेते हैं, वही उसको संभालने का काम 80% बाहर को देते। ये बायोलॉजिकल जो कुछ इकट्ठा करेंगे उसका उनके पास में नहीं है। अच्छा, ये अधिकार है स्टेट का, पुलिस स्टेट के अंदर में है, तो फिर ये डाटा एनसीआरबी के पास में क्यों जाएगा?
इसका जवाब उसमें नहीं है। ये सारी चीजों का किसी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। और आप अगर उसका ये देने से मना करते हो, आपका सैंपल देने से मना करते हो, तो उसकी भी एक केस होगी आपके ऊपर। मतलब आपको डिनाई करने का भी अधिकार ये सरकार अमान्य कर रही है। और ये इसलिए कर रही है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको इनको फंसाना है, बुरी तरीके से फंसाना है। ये किसी भी चीज का, किसी भी बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, किसी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। और इन्होंने मैजिस्ट्रेट के भी हाथ में उसमें इतने पावर दे दिए, जो रिजिजू बोला उसमें उन्होंने एक पावर दिया है मैजिस्ट्रेट के हाथ में, वो चाहे जिसका कुछ भी कर ले, जिसका जो सैंपल चाहिए वो ले ले। मैजिस्ट्रेट को ब्रह्मा भगवान बना दिया है कि उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। उसने बोला कि सैंपल ले लो, पहले तो हवालदार ही लेगा, दूसरा किसी ने अगर विरोध किया तो एक केस दर्ज करने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी और मैजिस्ट्रेट ओपनली इनको बोल देगा कि आप ले सकते हो। जबकि हर चीज का सैंपल लेने के लिए स्पेशल ऑर्डर लगते थे, अभी वो नहीं लगेंगे कानून के अनुसार। और ये हमारे 14 का जो सुरक्षा हमको मिली है उसका हनन है। सेक्शन 53, 53A और 54 में ये सीआरपीसी का जो है, इसमें जो कुछ प्रोविजन थे वो सारे पलट दिए। मतलब अंग्रेजों से भी बुरा कानून ये देश में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और इसके बारे में अगर सब लोग शांत रहेंगे, सब लोग इसमें अगर कुछ नहीं बोलेंगे, देखो एक तरफ बोले तो बाकी सारे मुद्दे अपने जगह पर रह जाएंगे, वो मुद्दे फ्रंट पे नहीं आएंगे। नहीं बोले तो इन्होंने इस तरीके से आपका मतलब कैंची में फंसा दिया। ना निकलते बनेगा ना उगलते बनेगा। 211A में 311A में सिग्नेचर कोर्ट में जब वैलिड ग्राउंड देकर कुछ बात की जाती है, कोर्ट में वैलिड ग्राउंड देना पड़ता है, जब ये सारा कुछ हो सकता है। इनको वैलिड ग्राउंड की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की जरूरत नहीं है। और ये भी बताने को तैयार नहीं है कि इसका क्या करेंगे। ये आपका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करेंगे, ब्रेन मैपिंग भी करेंगे, हैंडराइटिंग भी करेंगे, सारी चीजों का आपका सैंपल लेंगे। एक KH पुट्टा स्वामी की एक केंद्र सरकार के विरोध में केस हुई थी। 9 जज खंडपीठ ने कहा था कि किसी का भी डेटा प्रिजर्व करना राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। 9 जज बेंच का भी उल्लंघन ये सरकार करने जा रही है अगर ये कानून पास होता है तो। अब आप विरोध भी करोगे तो भी उसके लिए काम कर रहे हो सरकार के लिए, उसका समर्थन करोगे तब भी उसके लिए काम कर रहे हो। ये सरकार जनता को फंसाना चाहती है, बहुत बुरी तरीके से फंसाना चाहती है। अच्छा, वैसे मजिस्ट्रेट तो खुद जुडिशियल ऑफिसर नहीं होता, और ऐसे अब तक कई वाकयात सामने आ चुके हैं कि जो काम अदालत को करना है, जो काम जुडिशियल ऑफिसर जो सेशन अदालतों में होते हैं, जो उनका इख्तियार होता है, आमतौर पर पुलिस या सरकार भी मजिस्ट्रेट से करा लेती है। आमतौर पर मजिस्ट्रेट के बारे में, क्योंकि हम तो तकरीबन 4 दहाइयों से पत्रकारिता कर रहे हैं, 4 थाने उसके नीचे होते हैं और वो थानेदार उसके घर के खर्चे चलाते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है, ऐसे इल्जाम हैं मजिस्ट्रेट्स पर। तो फिर SHO जो चाहेगा उससे ऑर्डर ले लेगा, जैसे चाहेगा वैसे काम करता रहेगा। ऐसा बहुत से केसेस में हो रहा है और अदालतों में सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। इस जो जुरिस्डिक्शन वाला इशू है। अच्छा, मैं उससे हट करके मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, आपने दोनों बातें कही कि बोलेंगे तो अभी और बता दो, एक बात और अभी बता देता हूँ। ये कोरोना में जो कुछ किया था फाइन, उसको वापस करने का हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि फाइन आप ले नहीं सकते, क्योंकि फाइन लेने वाला, जिसको जज करने वाला, उसमें लिखा हुआ है, वो कानून में लिखा हुआ है प्रोविजन कि इसको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा चालान करके और कोर्ट फाइन करेगा। इन्होंने फाइन भी खुद ही कर लिया। मतलब जज भी ये बन गए, कार्यपालिका भी ये बन गए, न्यायपालिका भी ये बन गए, विधायिका भी यही बन गए। तो ये उन्होंने किया है। जब कोर्ट ने इनको पूछा कि ये कैसे कर दिया आपने, ये इस तरीके से तो नियम बाह्य है, पूरा कानून के बाहर है, संविधान के मौलिक अधिकारों के बाहर है, तो अब इन्होंने केस वापस ले लिया। आपको मालूम है, पेंडेमिक एक्ट वापस ले लिया, सडनली वापस ले लिया सरकारों ने, केंद्र सरकार ने वापस लिया, क्योंकि जवाब नहीं बन रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये पेंडेमिक एक्ट या उसकी जो कंडीशंस हैं, जो मास्क और दूसरी चीजें, वो इसीलिए ढीली की गई हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं इसीलिए ढीली की गई है कि सरकार की पकड़ हो रही है? अरे हाईकोर्ट ने उसको पूछा
कि ये किस आधार पर बोलते? कोई टेक्निकल ग्राउंड, कोई साइंटिफिकली ग्राउंड, किसी तरीके का ग्राउंड सरकार नहीं दे सकी। 2 साल का पेंडेमिक एक्ट का कोई ग्राउंड सरकार हाईकोर्ट में नहीं दे सकी। अब हाईकोर्ट ये बोलती है कि अभी ये स्वैच्छिक होगा, जिसको पहनना है पहने, नहीं पहनना है मैं पहने, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो 2 साल जो किया वो क्या थी, हरकत क्या थी? तो मजाक चल रही है। अरे साहब, घर से निकलना दूभर हो गया। घर से निकलते ही इस डर में आदमी निकलता था कि कहीं भी 2000 रुपए छीन लिए जाएंगे उससे। तो ऐसी सरकार, ऐसी पुलिस, ऐसा सिस्टम, और अब सरकार जवाब नहीं दे पा रही। आखिर जनता जाए तो जाए कहां? आपने कहा कि इसकी मुखालिफत करेंगे तो सरकार के जाल में फंसे, साजिश में, नहीं करेंगे तब भी एक कैंची की तरह से सरकार हो गई। तो इस तरह से फिर जनता कहां जाए, क्या करे आखिर? क्या मतलब इतनी तकलीफ? सबसे मेन बात है इसमें कि हम जागरूक हो जाए। जैसे पेंडेमिक एक्ट में जिनके जिनके फाइन हुए होंगे उसकी रसीद अगर संभाल के रखे तो पैसे वापस मिलने के चांसेस है, पूरे 100% चांसेस है कि आपको पैसे वापस मिलेंगे। हमें जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सरकार ने बोल दिया और डंडे से भाग गए। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होके तोड़फोड़ नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है। जैसे अभी तुलना कर रहे थे कुछ दोस्त मेरे कि भाई किसान के बारे में आप बोलते हैं, मगर हमारा जो हुआ था आंदोलन, मुस्लिमों का जो आंदोलन हुआ था, एनआरसी और एनपीआर का आंदोलन, तो उसमें क्या हुआ? मैं बोला धैर्य उनमें ज्यादा था, तुम में कम था, तुमने धैर्य कम दिखाया। उन्होंने कभी कोई जातिगत धर्मगत नारा नहीं दिया, आपने वो देते रहे, बहुत जगह पर देते रहे। समझना पड़ेगा ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारे हक अधिकार और हमारी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। देखो सरकार तो फंसा रही है, पूरे जनता को फंसा रही है। उनको चाहिए कि इस तरीके से पोलराइजेशन हो कि हम पूरे आबाद रहे। इनको पुलिस स्टेट लाना है, पुलिस शासन लाना है। हमारा जो देश है, जो डेमोक्रेटिक देश है, इनको पुलिसी देश बनाना है। और इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए 250 आरएसएस के स्वयं सेवक जो थे वो वहां चाइना भेजे गए थे। आपको याद होगा मैंने पिछले वक्त बोला था आपको कि 15-16 में ये लोग भेजे गए थे। वो हर एक सीएम के ऑफिस में और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पुलिस का ज्यादा से ज्यादा प्रेशर कैसे बनाया जाए, उसके लिए कैसे कानून लाए जाए। देखो अभी तक तो मजाक कर रहे थे ना, ये जो हिंदूवादी भक्त थे, जो हिंदू राज्य बनाना चाहते थे, अभी तक मजाक कर रहे थे। जैसे असम में हुआ कि 10 लाख लोगों का जैसे ही रिजेक्शन हो गया, उसमें से 9 लाख हिंदू थे और 1 लाख मुसलमान थे। अब ये जो कानून इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसमें पकड़े जाने वाले 9 लोग हिंदू होंगे, एक ही मुसलमान। और मुसलमान 2-3 हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अभी भी बोलता हूं कि अब्दुल्ला पंचर बनाता था, वो 10 रुपए में बनाता, अब 40 रुपए में बनाता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तेरी पंचर गाड़ी तुझे ढोके ले जाना है तो ढोके ले जा, वो 40 रुपए मांग रहा है, मगर तेरी पेमेंट तो उतना ही था, तेरा काम तो उतना ही था। वो तो सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा है ना कहीं, वो रिजर्वेशन भी नहीं मांग रहा है कहीं, वो सरकार से कोई सहूलत नहीं मांग रहा है, वो अपने बल पर जीना सीख गया है। मुस्लिम हमारे यहाँ का युवा अपने बल पर जीना सीख गया। तुम कब सीखोगे? तुम नहीं सीख सकते, क्योंकि तुम नफरती चिंटू बने हो। वो उत्पादन क्षमता उनकी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और दूसरा एक बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने पॉपुलेशन का इनबैलेंस करवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपका जो टीका था, कोरोना का टीका से बच्चे कम पैदा होंगे। हिंदू लड़कों ने ज्यादा टीके लगा लिए, मुस्लिमों ने टीके नहीं लगाए। तो मुस्लिमों का पॉपुलेशन बढ़ाने का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी का षड्यंत्र है, इनकी सरकार का षड्यंत्र है कि अब अगर मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कोई होंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी और तड़ीपार शाह जी होंगे। यानी 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 जो यति नरसिंहानंद कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, उसमें साजिश में मोदी जी शरीक हैं, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल बराबरी के शरीक है, बढ़ चढ़ के शरीक है। और इन्होंने वो टेक्निकली अभी कर दिया है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़े, हिंदू जनसंख्या ना बढ़े, ये उन्होंने तय कर दिया है अभी। क्योंकि टीके तो हिंदुओं ने ज्यादा लिए, भाई 90% टीके हिंदुओं के हो चुके हैं, मुसलमानों के 10% भी नहीं हुए। तो उनका पॉपुलेशन ग्रोथ अब ज्यादा होगा और ये बार बार ये बताने का प्रयास करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमारे वजह से ये हो रहा है, ये नहीं बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे हमेशा बात करने में कुछ ना कुछ नए एंगल से चीजें सामने आती हैं। आपने मोदी जी को मुसलमानों की आने वाली नस्लों में आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी मोदी जी के सर पे रखी है। और दूसरा,
ये भी बताया है कि पुलिस सर, ये स्टेट बनाने वैज्ञानिक सबूत है सर, ये हाँ। वैज्ञानिक सबूत है, मैं कुछ हाँ, नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं, वो वैज्ञानिक बिल्कुल सबूत। बिल्कुल बिल्कुल आप अपने रीजंस के साथ आपने बात रखी है और बात समझ में आने वाली भी है। इसके अलावा आपने कहा कि पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी है और इस सब से सामना करने के लिए जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। जागरूकता से ही कहीं कुछ बचत हो सकती है और कानून के रास्ते जो है वो एक तरह से डेमोक्रेसी को खतरे में डाला जा रहा है। नए नए कानून इस तरह के लाए जा रहे हैं और जिस तरह से डीएनए और दूसरे ये जो आइडेंटिफिकेशन बिल जो आया है उसके जरिए किसी को भी फंसाया जा सकता है। सैंपल्स अपने पास होंगे, जब चाहो जिसको फंसा दो। आप ये कह रहे हैं कि ये इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और ये भी वो सेफ हाथों में नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ, जो लोग उनके टारगेट में होंगे उनका जरूर सेफ कस्टडी में सब कुछ रखा जाएगा। नामालूम कब किसको फंसाने की जरूरत पड़ जाए। ये बहुत ही अहम अलार्मिंग बात है और किरण रिजिजू ने जो टीम वर्क बना करके काम करने की बात कही है वो भी बहुत ही तकलीफदेह है और डेमोक्रेसी के कानून के उसूल के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकले जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।